नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इस क्रम में लगभग 8 से 9 वीडियो पहले आ चुकी हैं। लेकिन उनमें क्या था कि उनमें हिंदी साहित्य की इतिहास की शुरुआत नहीं हुई थी। केवल हमने क्या बताया था, हिंदी के कुछ इस हिंदी कैसे में संस्कृत भाषा से हिंदी कैसे आई, ठीक है। इसके बारे में आर्यंस के बारे में बताया कि आर्यंस जो है संस्कृत को लेकर आए। उसके बाद जो है हिंदी में कैसे कैसे कालक्रम बांटे उनके, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, फिर प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के बारे में भी बात की है, ठीक है। उसके बाद हमने भाषाओं का वर्गीकरण किया, ठीक है, कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो 5 उपबोलियाँ और 18 बोलियों में बटी हुई थी, उसके बारे में बताया। हमने देवनागरी लिपि के बारे में बताया, कैसे उसका देवनागरी नाम पड़ा। अगर आप इन सब के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं ब्रीफ में, तो आप मेरी जो पहली वीडियो आई है उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रॉपर शुरुआत करेंगे किसकी, हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत, कि हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस तरीके से हमने लिखा गया, किस तरीके से हम उसे मानते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत होंगे वो क्या होंगे, प्रमाणित स्रोत होंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अंत्य साक्ष्य और एक बाह्य साक्ष्य, ठीक है। तो अंत्य साक्ष्य किसे कहते हैं, जिसमें कृतियाँ, ग्रंथ, कवि या क्या मैं लेखकों द्वारा जो उन्होंने प्रकाशित उस समय हुई या अप्रकाशित रह गई, उन सब के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया है, ठीक है। और बाह्य स्रोत क्या होते हैं, ताम्रपत्रावली, ठीक है, कुछ ताम्रपत्रों पर शिलालेख वगैरह जो पत्थरों या पहाड़ों पर लिखे हुए मिलते थे, ठीक है। वंशावलियाँ, जो राजा की वंश वगैरह होती हैं उनकी वंशावलियों के बारे में जो कहावतें या जो क्या कि मैं ख्यात वे वचनिकाएँ होती थी। जैसे चलन में होता है ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, ये कहावत चली आ रही है, इस तरीके से, या जनश्रुतियाँ जो आम जनता से सुनी गई, उससे ये इतिहास लिखी गई। तो हिंदी साहित्य के अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका जो सिरे जाता है लिखने का, वो सबसे पहले जाता है जो हमारे फ्रेंच इतिहासकार रहे, जिनका नाम था गार्सा दी तासी। लगभग 1839 में उनका प्रथम क्या कि मैं जो उन्होंने जिस पुस्तक लिखी थी उसका प्रथम पार्ट उस समय प्रकाशित हुआ था। द्वितीय लगभग 1847 में हुआ। फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लिखा, ठीक है। और फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा, रामचंद्र सुखन ने लिखा, और उसके बाद डॉक्टर गिरियर्सन ने भी लिखा। तो हम वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि जो ये इन दोनों से कंबाइन करके क्या था कि जो जहाँ से ये स्रोत उठाए कि इतिहास कैसा था या कैसा क्या क्या किस समय पे क्या क्या लिखा गया, ठीक है। तो गोकुलनाथ द्वारा जो रचित थी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता भी आती है उसमें, इन्होंने 252 वैष्णव से भी वार्ता करने के बाद उसमें जो लिखा था अपने रचनाओं में वो सब उसमें बताया गया है। ध्रुवदास ने लिखी थी भक्त नामावली या संत वाणी, ये 2 लिखी थी। भक्ति के बारे में इसका वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। नामदास कृत भक्तवाल इसमें भी क्या, इसके स्रोत इसके द्वारा भी कुछ लिया गया इतिहास में, ठीक है। भिकारीदास कृत काव्य निर्णय, ठीक है, इसमें से भी कुछ चीज़ें उठाई गई, ठीक है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एक तो कालक्रम के अनुसार है, ठीक है। एक जो ये फॉरेनर हुए या बाहर के इतिहासकार हुए, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो जो आधुनिक पैटर्न के हिसाब से लिखा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य है हिंदी साहित्य का इतिहास वो कालक्रम वाइज है। जैसे हमने बताया था आपको, वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपका कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आपका ये जो प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और मध्यकालीन हिंदी के बारे में बताया था पिछली क्लासों में, ठीक है। एक शब्द मुझे बहुत अच्छा मिला, इस पर बड़ा बहस भी होती है हमारे देश में, सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है कि हमारी जो संस्कृति है ना उसका सबसे बड़ा गुण क्या है, सहिष्णुता। यानी हम में जो वो कहते हैं ना विरोध सहने की, या एक तरीके से मान लो कोई हमारे पे कुछ अभद्र भाषा का यूज करे कोई हमसे, या अभद्रता का व्यवहार करे, तो हम उसको कैसे सहन कर लेते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक तरीके से समुद्र की तरह है जिसमें कई नदियों की धारा हम उसमें धारण करी जा सकती है।
कई जाति धर्म के यहाँ आक्रमण हुए, लेकिन सब मिट गए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो आज तक नहीं मिटी है। ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य में देखेंगे त्रिवेणी संगम है, जिसमें भक्ति रस, वीर रस और श्रृंगार रस में रचनाएं हुई। अपभ्रंश साहित्य से शुरुआत की थी हमने, उसमें बताया था कि आपके जो सिद्धों के बारे में बताया था, जैनों के बारे में बताया था और नाथों के बारे में बताया था। जो अपभ्रंश साहित्य है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, सिद्ध साहित्य, ठीक है, उसके बाद जैन साहित्य और उसके बाद नाथ साहित्य। तो बताया था सिद्ध साहित्य में सरहप्पा सबसे पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जैन साहित्य पे, फिर उसके बाद हमने बात की थी किस पे, नाथ साहित्य पे, जिसमें मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ अलग अलग 2 सिद्ध मत और नाथ मतों में बटे हुए थे। तो आप अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं अपभ्रंश साहित्य को, तो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाके आप अपभ्रंश साहित्य के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य में क्या है, त्रिवेणी संगम किसको कहा जाता है, जिसमें भक्ति रस में साहित्य लिखे हों, वीर रस में साहित्य लिखे हों, श्रृंगार रस में साहित्य लिखे हों। तो मैंने बताया शुरुआती जो कवि हुए सबसे पहले, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद जायसी, इन्होंने भक्ति और प्रेम में रचनाएं की, भक्ति और प्रेम के बारे में रचनाएं की। ठीक है। उसके बाद आधुनिक, ये मध्यकालीन हिंदी के समय के थे कवि, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ठीक है, मोहम्मद जायसी। सूरदास को मैंने बताया था आपको अष्टछाप के जहाज भी माना जाता है इनको। ठीक है। और एक किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं ये भी मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने राष्ट्र प्रेम के बारे में रचनाएं की। उसका भी कारण ये था कि जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे तो ये उस समय के कवि थे, तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को लोगों के दिलों में जागृत किया ताकि हम उस गुलामी से आज़ादी पा सकें। ठीक है। इसके बाद हम हिंदी साहित्य की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, फिर हम देखेंगे किस किस कवि ने क्या क्या चीज़ें लिखी, क्या क्या दोहे लिखे, क्या, ठीक है, क्या कविता लिखी, इस सब पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ये केवल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की थी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।